हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों खालिदा जिया के हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस ट्वीट के बाद अब खालिदा जिया के अंतिम संस्कार पर बांग्लादेश जा रहे हैं जयशंकर जी। दोस्तों बताएंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी का बांग्लादेश दौरा कैसे सिर्फ अंतिम संस्कार तक ही सीमित नहीं है, यानी यूं ही बांग्लादेश नहीं जा रहे जयशंकर जी, एक दौरे से होने वाले हैं कई निशाने। उनके बांग्लादेश दौरे के क्या है मायने दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे भारत के लिए नए साल से पहले आई सबसे बड़ी खुशखबरी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत बना दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। दोस्तों जापान को छोड़ दिया पीछे, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको अपडेट बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे नए साल के एक दिन बाकी से पहले ही दोस्तों चीन पाकिस्तान की भारत ने बढ़ा दी टेंशन। समंदर में भारत की धमक इटली से डिलीवर होंगे इतने टॉर्पीडो, करोड़ों की डील पर हुए साइन। जानकर इनकी हालत हो जाएगी खराब। तो वही दोस्तों 2026 में फिर टूटेगा भारत का सब्र, बुरी तरह धोया जाएगा पाकिस्तान। अमेरिका से आई 30 आतंकवादियों की चेतावनी बताएंगे क्या है इस चेतावनी में। 2026 को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को लेकर दोस्तों क्या कहती है ये चेतावनी, सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच आपको बताएंगे नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई फेल, आतंकी ठिकाने का हुआ भंडाफोड़, लेकिन जो सामान मिले दोस्तों वो वाकई में भारतीय सेना को भी चौंका गई दोस्तों। जिसके बाद भारत की सेना ने उठा लिया बड़ा कदम। तो वही एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर बताएंगे। अब अमेरिका के बाद चीन ने कर दिया दावा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने मध्यस्थता की। जी हाँ दोस्तों बताएंगे अब चीन ने क्या कहा दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि अपना भारत ऐसे ही तरक्की करता जाएगा और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता जाएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। तो पहली सबसे बड़ी खबर बताने से पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर यानी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के लिए नए साल से पहले आई बड़ी खुशखबरी, बना दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था। जापान को भी छोड़ दिया पीछे दोस्तों। सरकार की वार्षिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद बोले तो जीडीपी के आधार पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। सरकार के मुताबिक 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत अब वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF द्वारा की जाएगी, जिसके आधिकारिक आंकड़े 2026 की पहली छमाही में जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों यदि मौजूदा गति बनी रहती है तो अगले 2.5 से 3 वर्षों में भारत अपना 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और बीते एक दशक में इसका आकार लगभग दुगना हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो पिछले 6 वर्षों का उच्चतम स्तर है। दोस्तों वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, जो पिछले तिमाहियों के मुकाबले काफी बेहतर है। पिछली तिमाही में 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। ये ग्रोथ दिखाती है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद, जैसे ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाया दोस्तों, इन उथल पुथल के बावजूद भारतीय इकोनॉमी न सिर्फ स्थिर है, स्टेबल है, बल्कि तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत पहले से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। दोस्तों भारतीय इकोनॉमी की इस ग्रोथ में निजी खपत और मजबूत घरेलू मांग का बड़ा हाथ है। सरकार का कहना है कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है और महंगाई भी नियंत्रण के दायरे में बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सकारात्मक अनुमान जताए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने 2025 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है दोस्तों। यानी कि अपना भारत नए साल से पहले ही अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान को पीछे छोड़ ही दिया अपने भारत ने, जिसका था सबको इंतजार, वो पल नजदीक आ ही गया दोस्तों। आज हमने यानी हम भारतीयों ने, केंद्र की मोदी सरकार ने अपने नेतृत्व से दोस्तों जापान तक को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया। और अगर हम ऐसे ही अपने भारत देश को आगे
लेकर जाते रहे तो 2030 से पहले पहले ही दोस्तों हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और वहीं जर्मनी से भी आगे निकलेंगे, अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में ये बात कहिएगा कि जर्मनी से आगे जरूर निकलेंगे। दोस्तों ये जानकारी सबसे पहले आपको देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं आज ऐसा समय चल रहा है जब दूसरे देश तीसरे देश को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। अपने भारत जैसे देश पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, अन्य देशों के साथ युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। इस बीच भारत का ग्रो करना, वो भी जापान को पछाड़ देना, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने जैसा है दोस्तों। ऐसे में हम अपने भारतीयों की काबिलियत को बताने से पीछे नहीं हटते। आप इस पर राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी बुधवार यानी आज के दिन ढाका में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वो आधिकारिक तौर पर वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी की लंबे समय तक प्रमुख रही जिया ने देश में उथल पुथल भरे सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। जिया का सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया था। वो 80 वर्ष की थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जयशंकर जी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों। लेकिन उनके यात्रा से पहले ही समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए बांग्लादेशी पत्रकार सलाम समद ने आशंका जताई है कि अगर फरवरी में होने वाले संसदीय चुनावों में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जीतते हैं तो अगले साल भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण यानी टेंशन भरे हो सकते हैं। समद कहते हैं कि तारिक रहमान निश्चित रूप से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। यानी उनका कहना है कि अगर तारिक रहमान देश के अगले पीएम चुने जाते हैं तो शेख हसीना उनके लिए सबसे पहला और बड़ा टारगेट होंगी। इस सियासी खेल में तारिक रहमान के सामने भारत से संबंधों को मधुर बनाए रखने की चुनौती होगी दोस्तों। माना जा रहा है कि खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के बहाने विदेश मंत्री जयशंकर जी की ढाका यात्रा दूरगामी प्रभाव छोड़ेगी। जयशंकर जी भविष्य की सभी संभावनाओं को देखते हुए न सिर्फ तारिक रहमान को ढाढ़स बनाएंगे बल्कि कूटनीतिक माध्यमों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच मधुर रिश्ते बनाए रखने का संदेश भी देंगे। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में तारिक रहमान की जीत की संभावना ज्यादा दिख रही है। इसलिए भारत जयशंकर जी के जरिए पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मधुर करने के नए द्वार खोलने के साथ साथ सहानुभूति और इंसानियत का भी पैगाम देने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से हटने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी का ये पहला बांग्लादेश का दौरा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच संवाद में जो कमी आई थी, ये यात्रा उसे पाटने का काम करेगी। वहीं बीएनपी के साथ पुराने रिश्तों का नवीनीकरण होगा, यानी भारत के खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ पुराना संबंध रहा है। खालिदा जिया के निधन पर खुद विदेश मंत्री का जाना इस संबंधों को सम्मान देने जैसा है। ये कदम बीएनपी के शीर्ष नेतृत्व को संदेश देगा कि भारत केवल एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बांग्लादेश के सभी प्रमुख राजनीतिक हितधारकों के साथ रचनात्मक रिश्ता रखने का पक्षधर है। दोस्तों हम आपको वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो तय करेंगे कि भारत बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा होगा। पहला हमने आपको बताया शेख हसीना के बाद बर्फ पिघलने की शुरुआत करेंगे जयशंकर जी। दूसरा ये कि बीएनपी के साथ पुराने रिश्तों का नवीनीकरण होगा। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव प्रस्तावित है और मौजूदा माहौल में बीएनपी सबसे बड़ी दावेदार फ्रंट रनर मानी जा रही है। ऐसे में संभावित भविष्य की सत्ताधारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के निधन पर भारत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व भविष्य को दृष्टि में रखते हुए बेहद ही अहम है। ये कूटनीतिक फ्यूचर प्रूफिंग है ताकि चुनाव बाद बनने वाली सरकार के साथ तालमेल सहज रहे। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी नेता के जीतने से पहले चुनाव के समय में अगर आप उनसे बातचीत रखते हैं तो चुनाव जीतने के बाद उस नेता के लिए आप नए नहीं रहेंगे। सेम चीज भारत भी अपनाता दिखाई दे रहा है दोस्तों खालिदा जिया के बेटे को लेकर। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो क्षेत्रीय संतुलन और पाकिस्तान फैक्टर को भी साधेगा अपना भारत दोस्तों। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश और एक जिम्मेदार शक्ति होने के नाते भारत की तरफ से उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व स्वाभाविक और अनिवार्य था। जयशंकर जी की मौजूदगी यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में भारत की उपस्थिति दर्ज रहे और किसी अन्य देश विशेषकर पाकिस्तान को भारत विरोधी नैरेटिव बनाने का खुला मौका न मिल पाए। वहीं पांचवा पॉइंट आपको बता दें, मौजूदा मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों में कुछ तनाव रहा है। इसके बीच जयशंकर जी की मौजूदगी दोस्तों यह बताएगी कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के लिए बांग्लादेश और वहाँ के लोग अहम है। यह यात्रा सरकार से सरकार के तनाव के बीच देश से देश के रिश्तों की मजबूती और संवेदनशीलता
को प्रदर्शित करेगी। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि जयशंकर जी का बांग्लादेश दौरा सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी लिखना मत भूलिएगा। आपको बता दें आज 2 बजे उनके जनाजे की नमाज निकलेगी दोस्तों। पति के बगल में सुपुर्दे खाक होंगी खालिदा जिया। 3 दशकों तक अपनी धाक जमाने वाली बेगम खालिदा जिया को उनके शौहर और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ढाका के कैंटोनमेंट स्थित शेर बांग्ला नगर में जियाउर रहमान का मजार परिसर है, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी बुधवार। इसी पर उनके बेटे अपनी मां के निधन पर भावुक होते हुए एक बहुत बड़ा और लंबा सा लेटर लिखा। उन्होंने अपनी मां के लिए एक बेहद स्नेही, कोमल और साहसी मां बताया और उन्हें पूरे बांग्लादेश की मां कहकर संबोधित किया। तारिक रहमान ने आगे कहा कि खालिदा जिया केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थी, बल्कि वह लोकतंत्र की जननी और बांग्लादेश की मां के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और तानाशाही व दमन के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही। हालांकि दोस्तों, आप लोग खालिदा जिया के बारे में क्या जानते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जो आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि शेख हसीना ने भारत में बैठकर खालिदा जिया के निधन पर क्या बातें कही। दोस्तों, शेख हसीना जी ने खालिदा जिया के निधन को बीएनपी और देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेख हसीना का पोस्टर भी शेयर किया। शेख हसीना के हवाले से लिखा गया कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में और लोकतंत्र की स्थापना में उनके संघर्ष और देश के प्रति उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जाना बांग्लादेश की राजनीति और बीएनपी के नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी हानि है। वहीं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और हिंदू की हुई हत्या। ना हुई बहस ना हाथापाई, सीधे बस बैठे बैठे चला दी गोली। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा शांत होने तक का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा में सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। ताजा मामला भालुका उप जिला का है, जहाँ पर अंसार के एक 40 वर्षीय सदस्य ब्रजेंद्र विश्वास की उसके साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अंसार सदस्य नोमान मिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल मोनिंद्र नाथ ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना की पुष्टि की है। दोस्तों, घटना जो है वो सोमवार की बताई जा रही है, जब बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले सहकर्मी ने 40 साल के एक हिंदू युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जो बयान दिया है वो काफी चौंका देने वाला है। पुलिस ने बताया कि यह घटना गलती से हुई फायरिंग लग रही है, जबकि पुलिस के इस बयान से क्लियरली पता चल रहा है कि वो इस मौत को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस भी उन कट्टरपंथियों जिहादियों का साथ देती नजर आ रही है। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बांग्लादेश में ऐसे ही इन जिहादी कट्टरपंथियों का शिकार होते रहेंगे हिंदू समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर मौलाना मदनी ने भी बड़ा बयान दे दिया। कह दिया कि दरिंदगी की हो गई इंतहा, इस्लाम को कर दिया बदनाम। अरशद मदनी ने कहा कि इस्लाम इस तरह के हत्याओं की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करने वालों ने इस्लाम को बदनाम किया है। उन्होंने धार्मिक उग्रवाद के लिए बांग्लादेश पर निशाना साधा, साथ ही भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी कड़ी टिप्पणी कर दी। वहीं आपको बता दें, आरएसएस को लेकर इजरायली राजनयिक का बड़ा बयान। कह दिया युवाओं को भारत की जड़ों और विरासत से जोड़ रहा है आरएसएस। दोस्तों, इजरायल के एक राजनयिक ने भारत में आरएसएस के योगदान की जमकर तारीफ की है। मिडवेस्ट इंडिया के इजरायली काउंसिल जनरल यानीव रेवाच ने मंगलवार को नागपुर में कह दिया कि आरएसएस की ओर से चलाई जा रही गतिविधियां बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है और उन्होंने युवा पीढ़ी को उनकी जड़ों, विरासत और भारत के इतिहास से जोड़ने में संगठन के काम की खूब सराहना की है। भारत और इजरायल के बीच मौजूदा सरकार के दौरान आपसी रिश्तों में और ज्यादा गर्माहट आई है और इजरायली राजनयिक का संघ मुख्यालय का दौरा उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। इजरायल के एक राजनयिक यानीव रेवाच सोमवार को नागपुर के रेशमी बाग इलाके में स्थित स्मृति मंदिर परिसर पहुंचे। यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार का मेमोरियल है। मंगलवार को इस इजरायली काउंसिल जनरल ने पीटीआई वीडियोस को नागपुर एयरपोर्ट पर बताया, मेरे लिए आरएसएस के बीच जाना और वो यहाँ जो एक्टिविटीज करते हैं उसे देखना बहुत महत्वपूर्ण था। वे युवा पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें भारत
भारत की जड़ों, विरासत और इतिहास से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के बाद अब चीन ने भी कर दिया बड़ा दावा, कह दिया भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने मध्यस्थता की। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए सैन्य टकराव में मध्यस्थता करने का दावा किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को कहा कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने में चीन ने भूमिका निभाई थी। हालांकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावों का खुलकर विरोध किया था। भारत का कहना है कि 7 से 10 मई के बीच हुए सैन्य टकराव का समाधान भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के DGMOs यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधे संपर्क और बातचीत से हुआ, न कि किसी बाहरी देश की मदद से। बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग ने कहा कि इस साल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के हैं। भू राजनीतिक उथल पुथल लगातार फैलती जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए हमने एक वस्तुनिष्ठ और तर्क संगत रुख अपनाया है और लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों, वांग ने दावा किया कि इसी चीनी दृष्टिकोण के तहत चीन ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा कि चीन ने उत्तरी म्यांमार के संकट, ईरान के परमाणु मुद्दे, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, फलस्तीन इजराइल संघर्ष, कंबोडिया और थाईलैंड के हालिया टकराव जैसे मामलों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। दोस्तों, वांग की ये टिप्पणी मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के कई महीनों बाद आई है। अब चीन के इस दावे पर देखना होगा भारत का क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों, वो चीन मध्यस्थता की बात कर रहा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की थी। गलवान में हुए हत्या के बाद भारत पाकिस्तान की झड़प में पाकिस्तान की तगड़ी मदद की थी दोस्तों चीन ने और तुर्की ने मिलकर, और आज वांगी दोनों के बीच मध्यस्थता करवाने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में भारत का जवाब आना तो बनता है। बहरहाल आप क्या जवाब देना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 2026 में फिर टूटेगा भारत का सब्र, बुरी तरह धोया जाएगा पाकिस्तान। अमेरिका से आई 30 आतंकियों की चेतावनी। दोस्तों, 2026 में भारत पाकिस्तान में युद्ध की बड़ी आशंका, अमेरिकी थिंक टैंक ने ये चेतावनी दी है। कश्मीर से कनेक्शन बता डाला है। दरअसल अमेरिका की एक थिंक टैंक ने 2026 में भारत और पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष की आशंका जताई है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का सर्वे करने वाले इस थिंक टैंक ने कहा है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सशस्त्र संघर्ष में बदल सकते हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR ने सशस्त्र संघर्ष की संभावना को मध्यम बताया है। उसने ये भी आशंका जताई है कि इसका अमेरिकी हितों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, CFR ने अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 रिपोर्ट्स में कहा है कि बढ़ी हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सशस्त्र संघर्ष की मध्यम संभावना है। ये रिपोर्ट तब प्रकाशित हुई है जब मई में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों का सशस्त्र संघर्ष हो चुका है। इसके अलावा खुफिया इनपुट है कि इस सर्दी में जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे में भारत ने भी इस इलाके में सुरक्षा का मजबूत किया है। पाकिस्तान के POK में कई आतंकी लॉन्च पैड को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। इन लॉन्च पैड में दर्जनों आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी में है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में भले ही युद्ध विराम लागू है, लेकिन सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद में काफी तेजी दिखाई है। भारत ने हाल ही में ड्रोन, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों, गाइडेड बमों की खरीद के लिए 79,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। जैसा कि हमने कल ही आपको ये खबर बताई थी दोस्तों, हथियार खरीद वाली। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत ने 3 साल के लिए स्टील पर लगाया टैरिफ, सस्ते चीनी इंपोर्ट को बनाया निशाना। दोस्तों, भारत सरकार ने चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों के आयात पर 3 साल के लिए 11% से 12% तक का आयात शुल्क टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का मुख्य मकसद घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते विदेशी स्टील से होने वाले नुकसान से बचाना है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक आयात शुल्क को धीरे धीरे कम किया जाएगा। पहला साल 12% आयात शुल्क, दूसरा साल 11.5% आयात शुल्क, तीसरा साल 11% आयात शुल्क। दोस्तों, यह नीति इसलिए बनाई गई है ताकि घरेलू उद्योग को तत्काल राहत मिले और आगे चलकर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों, यानी कंपटीशन के लिए तैयार किया जा सके। बता दें कि भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और वाइडली नोन कच्चा स्टील उत्पादक देश है। इसके बावजूद हाल के महीनों में चीन से बेहद सस्ते दामों पर स्टील आयात में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इस सस्ते स्टील की वजह से भारतीय स्टील कंपनियों को नुकसान हो रहा
था। घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ गया और डंपिंग यानी लागत से कम दाम पर स्टील बेचने की आशंका जताई जा रही थी इसी बीच, इसीलिए ये बड़ा फैसला उठाया गया। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, मिले गोला बारूद और प्रेशर कुकर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से लगातार आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त कर दिया। बता दें कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के खरपोरा गांव के जंगल वाले इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यह अभियान सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। इसमें जो चौंकाने वाली बात आई वो ये निकलकर सामने आई कि इसमें प्रेशर कुकर मिला। प्रेशर कुकर में बम था। दोस्तों पुलिस ने बताया कि बरामद सभी वस्तुएं एक छोटे कूड़ेदान और प्रेशर कुकर के अंदर पैक की गई थी। वहीं बता दें, बंगाल से घुसपैठिए भागते ही ममता बनर्जी अब महाकाल के सहारे। चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम, बता दे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं वे अनजाने में आपकी शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। ये सारे सनातन विरोधी अतिवादी यही कर रहे हैं। हालांकि सनातनियों की जो शक्ति बढ़ रही है उसका असर देश की राजनीति में भी दिख रहा है। जो ममता बनर्जी स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा झंडा बार बताती है, जिन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है। जो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में खड़ी होकर इस्लामी गीत पर झूमती है, हिंदुओं को दरकिनार कर मुस्लिमों के लिए अति उदार रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब मंदिर बनवा रही है। और सुनिए, पिछले 15 सालों में जिन्होंने सिर्फ एक ही मंदिर बनवाया हो वो अब अचानक दो मंदिर बनवा रही है। दोस्तों एक मंदिर की आधारशिला रख दी है, दूसरे की रखने वाली है। सवाल यह है कि अचानक ही ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब हम इन्हीं सवालों का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों क्या चुनाव देखते ही ममता बनर्जी अब हिंदू कार्ड भी खेलने लगी? क्या हिंदुओं में प्रेम अब ममता बनर्जी को चुनाव के लिए दिखने लगा? क्या है आपकी राय? दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी बीच ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।